जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये जो ईरान अमेरिका टॉक्स जो हैं ये कुछ ज़्यादा तवील हो गई हैं। इस पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसीजर बन गया है, जिसमें पाकिस्तान ने तो बहुत मेहनत की है। और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको दुनिया ने भी सराहा है। और अभी भी विद इन अ वीक मेरे हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर दो दफ़ा ईरान गए हैं और उनके प्रेसिडेंट से और स्पीकर से भी मुलाकातें की हैं। तो अब सुनने में तो आ रहा है कि ड्राफ्ट है इसका एग्रीमेंट का, वो काफ़ी हद तक उस पे दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट है। लेकिन ये काफ़ी दिनों से ये इस तरह की बातें सुनते आते हैं, लेकिन फिर बीच में कोई ना कोई स्पेनर फेंक दिया जाता है, कोई एक पार्टी की तरफ से या दूसरी पार्टी की तरफ से। तो हमारे साथ तारिक लोधी साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि इसमें लेटेस्ट सूरत हाल टॉक्स के हवाले से क्या है, एग्रीमेंट के क्या चांसेस हैं। और ख़ास तौर पे ये देखने की बात है कि पाकिस्तान चूंकि इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है और हमसाया है ईरान का, तो हमारे पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जी तारिक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। अभी बाकी तो सारी जंग की सूरत हाल और कैफियत वगैरह के साथ आप खूबी वाकिफ़ हैं। बल्कि हर शख्स पाकिस्तानी वाकिफ़ है, क्योंकि उसके असरात अब हम तक बड़ी शिद्दत से पहुंच रहे हैं। अभी बेसिकली स्कोप जो है, इसका जो टॉक्स का स्कोप है, दायरा जो उसका है, वो बुनियादी तौर पे हॉल्टिंग ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है। यानी कि ऑपरेशन जो अमेरिका का और इसराइल का हमला था और उसके नताइज में जो जंग की कैफियत पैदा हुई है, जो कि मैं हाइब्रिड वॉरफेयर का एक जुज समझता हूँ। उसके उसके गिर्द ये घूमती है, जिसमें अमेरिका का और ईरान का जो इसराइल का हमला ईरान पे है, वो महवर है। और उसके साथ साथ जो इसमें शामिल है, इसराइल के जो लेबनान के ऊपर अटैक है, वो भी इसमें शामिल है। और इसके ऊपर जो रिसेंट लेटेस्ट कंडीशन ये थी, सूरत हाल ये थी कि पहले तो काफ़ी पॉइंट्स थे, मगर जैसे कि ऐसे बातचीत में होता है और ये तवील अरसे तक जारी रहती हैं, दरमियान में इसके दरमियान में जो सीज फायर की वायलेशंस होती हैं वो भी होती हैं। तो ये अब यूएसए के 5 डिमांड्स आ गई हैं और ईरान की उसकी एवज 6 डिमांड्स आ गई हैं। और ये डेवलपमेंट्स रिस्पेक्टिवली 18 और 19 मई को हुई हैं। जिसके बाद जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक यूएसए ये डिमांड्स देख रहा है। यूएसए ने जो हमला करने का ऐलान किया था, वो उसके मुताबिक सऊदी अरेबिया, कतर और मुतहद यूएई के कहने के ऊपर उसने उसको पोस्टपोन किया है और डिप्लोमेसी को चांस दिया है। आपने दुरुस्त फरमाया, पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के 2 दौरे उधर हो चुके हैं। और सीडीएस एयर सॉरी चीफ सीडीएस का भी वहाँ पे ईरान में जो विजिट है, वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि शुरू हो चुका है। ये तमाम इसी सिलसिले में है कि किसी तरह एक नतीजे पे पहुंचे और कंसेंसस डेवलप हो। और बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि गालिबा ईद के बाद ये किसी नतीजे पे पहुंच पाएगा। जबकि मैं समझता हूँ कि ईद जो है वो एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होगा, जिस पे कोई भी इसराइल की तरफ से, ख़ास तौर पे इंडो इसराइली नेक्सस की तरफ से कोई शरारत की जा सकती है जो कि इस सिस्टम को डीरेल करे। बहरहाल, हमें ये भी देखना होगा कि कोर इश्यूज क्या इस वक्त रह गए हैं। तो मेरे हिसाब से कोर इश्यूज जो हैं वो 440 केजी 60% एनरिच यूरेनियम का सवाल है कि वो उसका क्या डिस्पोजल होगा। न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड राइट फॉर एनरिचमेंट के हवाले से सवालात हैं। और उसके बारे में तय करना है कि इकोनॉमिक जो सैंक्शंस हैं और डी फ्रीजिंग ऑफ असेट्स है, उसको कैसे बरूए कार लाया जाए। और फिर वॉर रिपेट्रिएशंस कैसे इस्तेमाल की जाएं। ये मेरा ख्याल है दोनों जो हैं ये बुनियादी तौर पे बारगेनिंग चिप्स हैं। और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो एक सबसे बड़ा बारगेनिंग चिप है कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। इसमें थोड़ी सी मैं आपको गुजारिश करता चलूं कि स्टेट ऑफ हरमूज के हवाले से, हरमूज का जो बहरी रास्ता है, जो 21 किलोमीटर या 21 मील चौड़ी जो पानी की वो गुजरगाह है, वो टेक्निकली लीगली ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजरती है। और अपेरेंटली उस चीज़ को समझते हुए जो गल्फ के ममालिक हैं, वो इस वक्त इस चीज़ से मायूस हैं
कि वो इसके ऊपर कोई बजोर कोई हरकत की जा सकती है। और इसी बुनियाद पे इस झंझट से बचने के लिए यूएई ने ऑलरेडी अपनी पाइपलाइंस, एक तो पाइपलाइन उसकी ऑलरेडी यूएई से फुजेरा तक है, दूसरी पाइपलाइन की भी वो तामीर जो है वो उसके मुताबिक 50% कंप्लीट हो चुकी है। तो वो भी अपना मेजर जो तेल का एनर्जी का रास्ता है, उस रास्ते को बंद कर इसके अबंडन करने को लोग आर्जी तौर पे या तवील अरसे के लिए तैयार हैं। जबकि बाकी तिजारती चीज़ें जो हैं वो फुजेरा और उसके रास्ते वहाँ तक वो पहुँच सकेंगी। लिहाजा ये वाला मसला भी जो है ये अब एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे रह गया है जनाब। अच्छा, तो आप एक तो पूरी उम्मीद है आपके ये ईद के फौरी बाद ये मसला हल हो सकता है, क्योंकि ये देखिए इसके जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और दूसरा इशू एनरिच यूरेनियम का है, इस पे तो बहरहाल बहुत बहस हो चुकी है इनकी। जहाँ तक एनरिच यूरेनियम की बात है उस पे ईरान का मौकफ तो बड़ा बहुत वाज़ेह है कि हमने जो एनरिच यूरेनियम है वो इट्स लाइक आवर सॉइल, वी विल नॉट हैंड इट ओवर टू एनीबडी। हाँ, बात इस पे हो सकती है कि मजीद एनरिचमेंट ना की जाए और वेपन ग्रेड जो है वो एनरिचमेंट ना हो। उसके लिए 5 साल की पाबंदी हो या वो 20 साल कह रहे हैं, वो एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर बहस आपस में हो सकती है। तो मेरा ख्याल उसके ऊपर तो डेडलॉक हो जाएगा। वो तो एनरिच यूरेनियम हवाले नहीं करेंगे किसी सूरत भी। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे भी आप देखिए कि जैसे पहले था वही होना चाहिए स्टेटस को। जो मैरिटाइम सिक्योरिटी और उसके लॉज हैं, वो तो ये कहते हैं कि ऐसे अगर उनके ऊपर टोल लगाना शुरू कर देंगे कोई, तो फिर बाकी भी जगह ऐसी हैं सब यही काम शुरू कर देंगे। अगरचे कोई वो नामुमकिनात भी नहीं है ना, जो टैंकर वहां गुजर रहा है उनको बहुत बड़ा कोई नुकसान है, वो भी उतने पैसे आगे से कंज्यूमर से पूरे कर लेंगे या जहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं वहां से पूरे कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये मसाइल जो है, जो दो तीन अहम पॉइंट हैं दोनों के दरमियान, जो बोन ऑफ कंटेंशन समझ लें, या जिस पे ये फर्दर जो अनईजी पीस चल रहा है, वो रिजॉल्व होने वाले तो हैं। वो उनको डूएबिलिटी तो है कि वो हो जाए। डॉक्टर साहब, ये एक दफ़ा जिस वक्त ये डिस्टेबलाइजेशन हो जाए और उसके बाद बाकी अवामिल जो हैं, फैक्टर जो हैं, वो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएं, जो कि यहाँ पे बड़ी शिद्दत से एक्टिव हैं, और ये बड़ी पिक्चर के अंदर एक बहुत तलातुम पैदा किया हुआ है, ये इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये स्टेजेस के अंदर ये चीज़ किसी एक न्यू नॉर्मल के ऊपर आएगी, जो कि ये यकीनन इस जंग से पहले वाला नॉर्मल नहीं होगा। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये जंग जो है आहिस्ता आहिस्ता ये महलूल बन जाएगा एक हाइब्रिड वॉरफेयर का, जो कि इस पूरे खित्ते में जारी रहेगी। मेरे 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 निगाह में सिक्योरिटीज और उसके को मैं अगर अपने साबका तजर्बे को और जो मेरी इसके ऊपर बारीक बीनी से जायजा लिया है, उसके मुताबिक ये तमाम जो इस वक्त ग्लोबल लपेट में आया हुआ है एक हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर में, और एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के इम्कानात जो हैं इंतहाई रोशन हैं। चूंकि जैसे आगे हम मजीद अभी डिस्कस करेंगे कि जो अभी थ्रेट्स पैदा हुए हैं और जो मजीद दुनिया में तगयुरात आ रहे हैं इससे डायरेक्टली लिंक्ड या इसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो तमाम जो हैं वो इस की तरफ इशारा करते हैं कि ये खतरात जो हैं मजीद बढ़ेंगे। इसमें अब जो एम्बिगुअस थ्रेट्स अभी जो हैं, मुख्तलिफ नौइयत के थ्रेट्स इस वक्त मौजूद हैं, तो वो देखें वहाँ पे से जो हरमूज और इससे जो आपका दूसरा बाब अल मंदाब मंदीब है, चोक पॉइंट, ये इन दोनों बाबल तरफ से जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा केबल नेटवर्क यहाँ से गुजरते हैं, जिसके ऊपर डेली तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की तिजारत लेन देन उसके ऊपर होता है। ईरान की ने एक कि IGIRGC की तरफ से के मंसूब एक धमकी है कि वो इस चीज़ को हिट कर सकते हैं, और ये केबल्स की डिस्ट्रक्शन जो है हमने बाल्टिक में बहुत ज़्यादा देखी है। तो इस ये एक बहुत लिविंग एक वो है। दूसरा थ्रेट लेकिन रिसेंटली है कि ईरान के IRGC वाले उसको जो सैटेलाइट्स हैं और लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स, उनको हिट करेंगे।
अगर उसको हिट करने का उनका मतलब है कि एक अगर हिट को, एक सेटेलाइट को या दो सेटेलाइट्स को हिट कर दिया जाता है, तो उनका जो चेन रिएक्शन है वो एक, ऑलरेडी उसके बारे में कई वो स्टडीज हो चुकी हैं, वो इंतहाई खौफनाक तसादुम की सूरत पैदा कर नहीं, सकता लेकिन है। सर ये जो सूरत हाल है इस वक्त, दोनों ममालिक की, अमेरिका की और ईरान की, दोनों के सिस्टम, इंटरनल सिस्टम तो जाहिर है कि बहुत डिफरेंट है। लेकिन दोनों की पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो दोबारा लड़ाई में जा सकें। देखिए, आप अमेरिका में जो है, चूंकि एक डेमोक्रेसी है, वहाँ वोटर जो है वो अगर खिलाफ होना शुरू हो जाएगा नवंबर के इलेक्शंस में, ट्रंप के लिए एक बहुत मसला बन जाएगा। तो वो मजीद उसके एडवेंचरिज्म का मुतामिल नहीं हो सकेगा। इस तरह ही ईरान चाहे रेजिलियंस शो कर रहा है, लेकिन और उसको अवाम की तो मसला नहीं है उनके लिए, लेकिन उनकी अपनी डिस्ट्रक्शन तो काफी, नुकसान तो काफी हुआ है, तो वो नहीं चाहेंगे कि मजीद नुकसान भी हो। तो मेरा ख्याल है कि दोनों में ऐसा एक एपिटाइट मौजूद नहीं है दोनों पार्टीज में, तो दे विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स द अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ द इशू। मेरा ख्याल है तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो एक होप ज्यादा नजर आ रही है कि इसके ऊपर एग्रीमेंट के पे सिग्नेचर्स जो हैं वो जल्दी हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो इस तरह की जंगें होती हैं और जब स्टेलमेट्स आते हैं और इस तरह तातुल पैदा होते हैं टॉक्स के अंदर, तो उसके बाद जब इस तरह बड़ी कुव्वत और छोटी कुव्वत की लड़ाई भी होती है, तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑलरेडी एसिमेट्रिक वॉर की तरफ ये बढ़ चुके हैं। अब उसकी दूसरी जानिब मैं आपको एक तवज्जो इस जानिब दिलाऊंगा कि ऑलरेडी यहाँ पे बहिरा अरब में इस वक्त यूरोपियन यूनियन के, बरतानिया के, फ्रांस के फोर्सेस जो हैं, नेवल फोर्सेस, अमेरिका के फोर्सेस के अलावा इकट्ठे हो चुके हैं। और अभी ईरान, अमेरिका के दो जहाज जो जो कि लेस हैं लेजर किलिंग मशीन्स के साथ, वो भी रवां दवां हैं, जो कि यहाँ या पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। ये तमाम जितना बिल्डअप है, ये तमाम बिल्डअप जो है, ये ऐसे ही डिसअपियर नहीं होगा। ये लाजमन, ये इसके अंदर दे विल, अगर अंदर वहां पे प्रेशर हो रहे हैं, दिस विल फॉल बैक इनटू अ कोवर्ट वॉरफेयर सिनेरियो विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजरस, नॉट ओनली फॉर द रीजन, बल्कि वो हमारे लिए भी इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है, जिसकी तरफ मैं अब अपने अगले फिक्रों में आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अभी अगर ये जो ईरान की जानिब से थ्रेट्स हैं और जो प्लान्स हैं और जो अमेरिका की तरफ से थ्रेट्स हैं और जो इसराइल, इंडो इसराइली कोशिशें हैं, ये तमाम इस चीज़ की तरफ पॉइंट करती हैं कि ये लाजमन कोवर्ट वॉरफेयर के अंदर जाके, जिस तरह एक बड़ा तूफान बिखरता है तो छोटे छोटे तूफानों की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जाता है, ये इस तरह उसमें डिवॉल्व होंगे। और इसमें सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि ईरान के अंदर कोवर्ट वॉरफेयर का आगाज किया जाएगा। ऑलरेडी आपके इल्म है कि कुर्दों को हथियार मुहैया किए गए, पिछले चंद दिनों में कुर्दों के बारे में और वहाँ पे ईरान इसराइल के दो खुफिया अड्डों के बारे में भी इंकशाफात किए गए। मुमकिन है प्रोपेगेंडा हो, मुमकिन है दुरुस्त हो, मगर जो रीसेंट अटैक्स किए गए दुबई पे और मुत्तहदा अरब इमारात पे, उसके ऊपर अमेरिकन और बाकी सोर्सेज की खबर यही है कि वो इराक की सरजमीन से किए गए और गालिबन उन्हीं उन्हीं नासर कुर्द की शमूलियत से किए गए। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि इंडो इसराइली प्रेजेंस, और आप ये देखिए कि इस चीज़ के साथ साथ आपका वेस्टर्न फ्लैंक एक दफ़ा दोबारा से वहाँ पे दहशतगर्दी ने सर उठाया है, और इस दफ़ा वो ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़्यादा वाज़े तौर के ऊपर वेल इक्विप्ड है, जिसको बाकायदा वाज़े नज़र आता है कि इसको बहुत स्ट्रॉन्ग तो ये जो इंटेलिजेंस बैकिंग है। पुतिन का जो दौरा है चाइना का, उसमें भी दोनों ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये एक किस्म का एग्रीमेंट या करारदाद समझ लें कि उन्होंने अमेरिका को क्रिटिसाइज किया है कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है जो उसने ईरान पे हमला किया है। तो मेरा ख्याल है वो भी एक फैक्टर जो है, बहुत अहम फैक्टर है कि रशिया और चाइना इसके ऊपर अपना एक स्टांस ले रहे हैं। और अभी अभी ट्रम्प वहां से, चाइना से होके भी आए हैं, तो वो भी फैक्टर जो है एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा या करने की अहलियत रखता है। देखिए, जो ये तमाम कोशिशें हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये बज़ाहिर तौर पे
अमन की जानिब ये पेशकदमी है, मगर इसमें हर एक के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जबकि पूरी दुनिया के तमाम जितने खिते जहाँ पे वो ये वॉरफेयर हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, वो तमाम एक दूसरे से राब्ते में आ गए हैं ऑलरेडी। यूक्रेन जो है वो आपके जंग के इस ईरान की जंग के अंदर एक एक तरह से वो फरीक बन चुका है। इसी तरह अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल तैयार राइप है, जो कि इसके अंदर छलांग लगाने के लिए, उसको धक्का देने के लिए इंडो इजरायली को तैयार हैं उसको। और उसके जो ये पाकिस्तान के साथ उसने यहाँ पे साजिशी और ये दहशतगर्दी को तक़वियत दे रहा है, वो इसी चीज़ का एक जुज है, जो कि कुछ अरसे के बाद ज़्यादा वाज़े हो जाएगा। तो इस वास्ते मैं ये समझता हूँ कि गो के उनकी तमाम ऊपर से ख्वाहिशें होंगी कि वो कुछ पोर्शंस वो ठीक करें, और उन पोर्शंस को ठीक करते हुए ये बड़ी कुव्वतें जितनी हैं वो उन चीज़ों को ठीक करेंगी, मगर उसके बरक्स इस खिते के अंदर यहाँ पे जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर का माहौल ठीक जो है वो ज़्यादा ठीक शिद्दत इख्तियार करेगा। ठीक है। और हमारे लिए ख़तरात में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की जानिब पे शदीद ख़तरात जो हैं वो लाहक होंगे, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो इंतहाई जीरक और इंतहाई सफाक और इंतहाई मौका परस्त है। ठीक। तो हमें उस जानिब से कतन गाफिल नहीं होना चाहिए। जी गो के बिल्कुल। हमारे कमांडर्स की, हमारे सीडीएस की, और हमारे यानी कि फील्ड सीडीएस फील्ड मार्शल। मार्शल साहब की, हमारे क़यादत की, सियासी क़यादत की, हमारे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनकी काविशों की, तमाम की कोशिश यही है कि किसी तरह हम लोग, हम पाकिस्तान इस तमाम तबाही की जो बढ़ रही है इस खिते की जानिब, उससे किसी तरह महफूज रहे। अल्लाह ताला ठीक। हमें इंशाल्लाह कामयाबी देगा, पर हमें पुरुमीद रहना चाहिए। और हमें एक यकजहती की मिसाल भी बनना चाहिए साथ साथ। जी सिर्फ बिल्कुल। दुआओं से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बाकी इस पे हम, क्योंकि वक्त की कमी है, तो बाकी हम गुफ्तगू इस एंगल से अगले वीलॉग में कर लेंगे कि बलूचिस्तान को क्या खतरात हैं पर्टिकुलरली, और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए गवर्नमेंट की उसके सिलसिले में। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।